हे वियर्स माई सेल्फ हर्षिका। तो मैं आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ एंड पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर नंबर 4 पे हम चल रहे हैं, जिसकी आज हमें यूनिट नंबर 5 करनी है। पीछे की 4 यूनिट्स मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा मूव करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें हमें ये एज मैंशन 5 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे 5.1 से, जिसमें हमें पढ़ना है स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट फिजिकल एंड इमोशनल। इससे रिलेटेड हमें सारा कंटेंट देखना है। तो अ स्टिमुलेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज़ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग स्टूडेंट्स। जो स्टिमुलेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर हम देखें बच्चों की एंगेजमेंट के परस्पेक्टिव से इन द लर्निंग प्रोसेसेस एंड इन्हेंसिंग देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। उनका बच्चों का लर्निंग प्रोसेसेस भी इन्हेंस होता है एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है। क्लासरूम स्टिमुलेशन बेनिफिट्स। अब हमने ये तो देख रहे कि क्लासरूम स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, क्लासरूम स्टिमुलेशन बेनिफिट्स, बट आपको सबसे पहले समझना होगा कि क्लासरूम स्टिमुलेशन क्या होता है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो क्लासरूम एक स्टिमुलेटिंग क्लासरूम होती है जहाँ पे बच्चों को मूव करने की एक सही से उनको पास स्पेस मूव करने के लिए एक्टिव एंगेजमेंट वो कर सके, चीज़ों को परफॉर्म कर सके, एक्सपीरियंस ले सके, नए नए कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को एक्सप्लोर कर सके। अब आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे देखें तो इन अ स्टिमुलेटिंग क्लासरूम स्टूडेंट्स आर एबल टू मूव अराउंड। स्टूडेंट्स एबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्लासरूम के अंदर ही मूव करने के लिए, यानी कि क्लासरूम इतना स्पेसी होना चाहिए। लर्न न्यू वेज ऑफ रिसीविंग नॉलेज। उन्हें नए नए तरीकों के बारे में पता चलता है नॉलेज गेन करने का। एंड आर इंकरेज टू क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड दैम। एंड उन्हें इंकरेज करा जाता है कि वो हर टॉपिक से रिलेटेड या फिर हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें। उनका दिमाग तभी तो क्रिएटिव बनेगा जब अगर वो हर चीज़ को देखेंगे, हर चीज़ के बारे में पूछेंगे कि ये अच्छा ऐसे होता है, क्यों होता है, फिर इसके साथ हम क्या करते हैं। तो उन्हें इंकरेज किया जाता है कि उनके आसपास उन्हें जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनके बारे में वो सवाल पूछें। बिकॉज ऑफ दिस इट्स ईजियर फॉर देम टू बिकम इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। इन्हीं सब एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए किसी भी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली एंगेज्ड होना। अब हम आते हैं हमारे SEN क्लासरूम पे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशनल नीड क्लासरूम। इसमें हमें मेनली क्या देखना होता है कि हमें क्लासेस में कैसे कैसे एडेप्टेशंस करने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है किसी भी स्पेशली एबल्ड पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन सारी कंसिडरेशंस को 4 की एरियाज़ में डिवाइड किया है। तो अब हम इन 4 की एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम शुरू करते हैं पहला, कॉग्निशन एंड लर्निंग। जिन स्टूडेंट्स को कॉग्निशन या फिर लर्निंग से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि उनको हम प्रैक्टिकली, सेंसरी और फिजिकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, जिससे उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज इन्हेंस हो। नेक्स्ट, जिन्हें बिहेवियरल, इमोशनल या फिर सोशल इश्यूज़ हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें हम एक ऐसी सराउंडेड एरिया प्रोवाइड करें, एक ऐसा स्पेसी क्लासरूम प्रोवाइड करें जिधर वो आराम से मूव कर सके। इतना उन्हें एक्यूरेट स्पेस मिलना चाहिए ताकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड ना लगे चीज़ें। हमें इंश्योर करना चाहिए उनकी कंफर्टेबल डिस्टेंस को बिटवीन देमसेल्व्स, उनको कंफर्टेबल सिटिंग मिले। ऐसा ना हो कि सारे बच्चे बहुत टाइट टाइट बैठे हुए, नहीं, एक प्रॉपर स्पेस हो उनके बैठने का और एक प्रॉपर स्पेस हो उनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का इन अ क्लासरूम। सेफ प्लेस होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बिहेवियरल इशू होता है, जैसे कि पॉइंट है बिहेवियरल इशू, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक उन्हें सेफ प्लेस प्रोवाइड करें। ऑफकोर्स बच्चा सेफ फील करेगा तभी वो काम डाउन रहेगा ना। अगर उसे फील ही सेफ नहीं होएगा तो उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, इसलिए हम उसे एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो काम डाउन रहे। नेक्स्ट, जिन्हें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है उन्हें हमें एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम उनसे इंटरेक्ट करें तो वो हमसे इंटरेक्ट करें, हमसे बात करें, इंस्टेड ऑफ यहाँ वहाँ उनका ध्यान जाए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए जिस भी बच्चे के साथ हम डील कर रहे हैं, चाहे उसकी कोई थेरेपी चल रही है या वट एवर, उसे एक ऐसा सराउंडिंग मिले जहाँ पे बच्चा हो, स्पेशल एजुकेटर हो, सब रिक्वायर्ड मटेरियल हो, इन सबसे अलग कोई भी अननेसेसरी चीज़ या फिर अननेसेसरी लोग वहाँ पे ना हो।
ज़्यादा भीड़ ना हो या फिर ज़्यादा साउंड ना आ रहा हो, इस तरह से हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसरी और फिज़िकल। जिन चिल्ड्रंस को, जिन इंडिविजुअल्स को सेंसरी या फिर फिज़िकल इशू रहते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी तरफ स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑफ कोर्स फिज़िकल प्रॉब्लम है तो क्या पता उस इंडिविजुअल को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का इशू भी हो, तो इसलिए हमें उनकी तरफ एक खास अटेंशन प्रोवाइड करना चाहिए। उन्हें स्पेशलाइज्ड एड्स प्रोवाइड करने चाहिए, जो भी उन्हें ज़रूरत है वो सारे इक्विपमेंट्स उन्हें देने चाहिए। फर्नीचर का ध्यान रखना चाहिए कि एडेप्टेड फर्नीचर हम यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द केस और द एबिलिटीज़ ऑफ दैट इंडिविजुअल। दे may need to be some may need extra space and additional sign positioning। हो सकता है कि जिन लोगों को सेंसरी या फिर फिजिकल इशू है उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत हो, एक प्रॉपर पोजीशन की ज़रूरत हो, क्या पता उन बच्चों को पीछे के सहारे के साथ साथ साइड का सहारा भी चाहिए हो। तो हमें सारी नीड्स को ध्यान रखते हुए एक क्लासरूम को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उस इंडिविजुअल की सारी नेसेसरी नीड्स को हम पूरा कर सकें। अगर हम आगे देखते तो व्हेन क्रिएटिंग एन ऑप्टिमिस्ट इन्वायरमेंट, एक ऑप्टिमिस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते टाइम लर्नर्स के लिए जिन्हें स्पेशल एजुकेशनल नीड्स की ज़रूरत है या फिर जो डिसेबल्ड हैं, देयर आर अ रेंज ऑफ प्रैक्टिकल इशूज़ दैट नीड सम थॉट। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि सेंसरी एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपर लाइटनिंग रखनी चाहिए, इतनी लाइट ना हो कि वो बच्चों के आँख में चुभे, और सही जगह लाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा यहाँ बैठा है और जो बल्ब है वो सामने लगा हुआ है तो बच्चे की आँख में वो लगेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। आपने देखा होगा स्कूल जाते थे तो कभी कभार लाइट जो होती थी वॉल पे, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से बोर्ड पे लिखा हुआ आपको कुछ कुछ नहीं दिखता था, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो नहीं दिख पाता था ना। तो यही चीज़ है कि प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, सही जगह लाइटनिंग होनी चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ वो बच्चा डिसेबल्ड है, साथ में हम और मुश्किलें पैदा ना करें उसके इन सब कुछ गलतियों की वजह से। तो हमें सेंसरी एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ एंड वेलबींग। द प्लेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट टॉयलेट, शॉवर्स एंड हाइजीन फैसिलिटीज़ नीड थ्रू। ऑफकोर्स हमें सारे हाइजीन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की जो जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करते हुए। जैसे कि अगर कोई फिजिकल डिसेबल्ड है तो ऑफकोर्स आपने नोटिस किया होगा स्टेयर्स पे या फिर जो वॉशरूम होते हैं वहाँ पे एक कह लो कि रॉड लगा होता है साइड में, जिससे पकड़ के वो उठ सके या बैठ सके। तो ये सारे एडेप्टेशंस हमें ध्यान रखने चाहिए, उनकी हाइजीन से रिलेटेड भी। फ्रीक्वेंसी, लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज़ नीड द आउटमोस्ट कंसिडरेशन। इन सभी चीज़ों का कंसिडरेशन हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक नीड है एक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हमारे पास आता है पॉइंट सेफ्टी का। यू वांट टू क्रिएट एन unobstructed space in which special educational need pupils or those disabled can move freely and independently। of course हमें एक ऐसा स्पेसी एरिया प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें स्पेशली एबल्ड पर्सन आराम से मूव कर पाएँ, फ्रीली मूव कर पाएँ। मैंने आपको बताया कि रॉड लगा होता है, स्टेयर्स पे भी लगा होता है, ताकि कोई डिसेबल्ड है, सपोज़ कोई ब्लाइंड भी है, तो वो उस रॉड को पकड़ के चल सके। तो ऑफकोर्स हमें ऐसा एरिया प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बच्चे की, उस इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंटली एंड फ्रीली मूवमेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी और ज़्यादा इन्हेंस हो, उसे कम से कम सहारे की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट हम आते हैं जोन्स पे। इट मेक्स सेंस टू मैक्सिमाइज द स्पेस यू हैव वाइल फैक्टरिंग इन क्वाइट, काम एंड सेपरेट स्पेसेस फॉर दोज हु मे नीड इट। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल्स दे मे इंक्लूड थेरेपी और सेंसरी रूम्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑफकोर्स हम ये ध्यान रख रहे हैं कि स्पेसी क्लासरूम होना चाहिए, स्पेसी क्लासरूम होना चाहिए। इसके साथ हम एक ये फैक्टर भी देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके छोटे छोटे सेल्स बना दिए जाए या फिर ऐसे जोन उन्हें प्रोवाइड किए जाएँ जो क्वाइट हो, काम हो और सेपरेट स्पेस हो। यानी कि एक, जैसे आप क्लिनिक में अगर आपने कभी विजिट किया होगा अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्लासरूम नहीं होती है, वहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जहाँ पे एक एजुकेटर सिर्फ एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है। और ये मेनली तब होता है जब आपने किसी को स्पीच थेरेपी देते हुए देखा हो या फिर एनडीटी, ओटी ये सब देते हुए देखा हो। वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है इन अ लिमिटेड स्पेस जहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होता है।
तो ऑफ कोर्स हम ये जोन्स वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा भी है दिस में इंक्लूड थेरेपीज एंड सेंसरी रूम्स। थेरेपी जैसे मैंने आपको बताया स्पीच थेरेपी हो रही है सपोज, एंड सेंसरी रूम जहाँ पे एनडीटी होती है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज प्रोवाइड की जाती हैं, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेस टू द आउटडोर्स। ऑफकोर्स हमें एक इंडिविजुअल को, उस चाइल्ड को, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को कैसे उस पर्टिकुलर क्लासरूम से बाहर कैसे उसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी परफॉर्म करनी है, कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को पहचानना है, ये चीज़ें सिखानी होती हैं। इट इज़ एन एब्सोल्यूट एसेंशियल टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट थ्रू गुड SE एंड क्लासरूम डिज़ाइन। ऑफकोर्स हमें एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए, एक अच्छे से स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्लासरूम को डिज़ाइन करके अंडरस्टैंडिंग यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू यूज स्पेस एंड क्रूशियल रोल फॉर मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट। हमें एक इस पॉइंट को देखना चाहिए कि हमें स्पेस का किस तरह से यूज़ करना चाहिए। एक हमें सबसे मेनली आप कह लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टूडेंट अपना मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ कर रहे। अगर उसको कोई दिक्कत है, सपोज वो ब्लाइंड है, तो अपने टच का, हेयर का, टेस्ट का, स्मेल का, सारे सेंसेस को अपने फुल एक्सटेंट तक यूज़ करें। इसलिए हमें हमेशा किसी भी चाइल्ड को कुछ भी सिखाते हुए मल्टी सेंसरी अप्रोच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आप आगे देखोगे तो ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोजर टू मल्टी सेंसरी लेसन्स। हर बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर हम उसे मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू कोई भी चीज़ सिखाते हैं, इंक्लूडिंग दोज हु मे नॉट हैव डिफिकल्टीज विद लर्निंग और पेइंग अटेंशन। इनफैक्ट जिन बच्चों को लर्निंग या फिर अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ भी हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। वेदर जनरल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, इफ़ अ स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, अगर वो स्पेशल बच्चा हो या फिर वो नॉर्मल बच्चा ही क्यों ना हो, हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि हम सब तो चलो नॉर्मल है, फिर भी हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया गया है। कैसे? जब हमें सपोज चार्ट दिखाए जाते थे, हमसे चार्ट बनवाए जाते थे, हमें एप्पल कैसे जाना कि एक एप्पल होता है, उसका टेस्ट ये होता है। अब हम अपने मल्टी सेंसेस का यूज़ करके, हमें एप्पल के बारे में सब पता चला ना। हमने अपने टेस्ट का यूज़ किया जिससे हमें एप्पल के टेस्ट का पता चला, टच का यूज़ किया जिससे हमें एप्पल की शेप का पता चला, आइज़ का यूज़ किया जिससे हमें एप्पल के कलर का पता चला। तो ऑफकोर्स हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू ही किसी भी चीज़ की फुल नॉलेज लेने के लिए एबल होते हैं। However, multi-sensory learning can be particularly helpful for students with learning disabilities and cognitive limitations who may have difficulty in one or more areas of education. मल्टी सेंसरी अप्रोच सबके लिए यूज़फुल होता है, मगर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात कर ले तो जिन बच्चों को कॉग्निटिव लिमिटेशंस होती हैं या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब जैसे कि आप इसमें और पढ़ोगे, एग्जाम्पल भी दिया गया है, अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट में हैव ट्रबल। एक स्पेशल बच्चा है, उससे दिक्कत है उन चीज़ों को प्रोसेस करने में जो उसे विजुअली दिखाई जा रही हैं, यानी वो विजुअली इन्फॉर्मेशन को अच्छे से गेन या फिर एक्सेस नहीं कर पाता है। तो दिस कैन मेक इट चैलेंजिंग फॉर देम टू लर्न एंड रिटेन थ्रू रीडिंग एंड विजुअल स्टिमुली। तो ऑफकोर्स जो बच्चा देख के अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है कि वो कोई भी नए कॉन्सेप्ट को सिर्फ देख के या सुन के सीख सके। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करें। तो बच्चा सिर्फ देख के उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा अपने मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करे, यानी कि टैक्टाइल और ऑडिटरी चीज़ों को सुने भी, टच भी करे, देखे भी, ताकि उसे और अच्छे से उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच एक गोल्डन रूल होता है किसी भी बच्चे को कोई भी नई चीज़ सिखाने का, और चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो हम आते हैं हमारे 5.2 की तरफ। 5.1 इसी के साथ ख़त्म होता है। 5.2 में हमें देखना है कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बिहेवियर क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। एनी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्टिविटी इज़ नोन एज बिहेवियर। जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बिहेवियर कहते हैं। अब बिहेवियर दो टाइप का होता है। पहला स्किल बिहेवियर, जो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है हमारे एज के अकॉर्डिंग सही है, एप्रोप्रिएट है। डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप, मीन्स विच इज़ सोशली एक्सेप्टेड, सोशली उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है,
एंड इट इज़ एज अप्रोप्रिएट, हमारी एज के अप्रोप्रिएट हमारा बिहेवियर है। इसी में हमारा सेकंड टाइप आता है प्रॉब्लम बिहेवियर, मीन्स विच इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेड एंड इट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट। यही स्किल बिहेवियर का अपोजिट हो जाता है, जो सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एंड हमारे एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी हमारी एज ज़्यादा है बट हमारा बिहेवियर हमारी एज के अकॉर्डिंग कम है। इसके बारे में हम और पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडेप्टिव बिहेवियर, स्किल बिहेवियर जिसको कहा जाता है। एडेप्टिव बिहेवियर इज जनरली रेफर टू द वे इन विच एन इंडिविजुअल फंक्शन इन अ सोशल इन्वायरमेंट। एडेप्टिव बिहेवियर नॉर्मली उस बिहेवियर को कहा जाता है जिस तरह से कोई भी इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट में किस तरह से बिहेव करता है, यानी कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स को किस तरह से फॉलो कर रहा है, अपने आप को किस तरह से एडप्ट कर रहा है उस सराउंडिंग्स में। तो इसी के साथ हम आगे देखें तो हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ स्किल बिहेवियर। स्किल बिहेवियर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मोटर, देन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, लैंग्वेज, यानी कि ये टाइप्स में हमें क्या पता चल रहा है कि स्किल बिहेवियर किस किस एस्पेक्ट्स में कैसा है। मोटर यानी कि वो अपने मोटर फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर रहा है, ये भी उसके बिहेवियर को दर्शाता है। डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहा है, उसके राइटिंग एंड रीडिंग का तरीका क्या है, नंबर एंड टाइम का कैसा नॉलेज है, डोमेस्टिक एंड सोशल सराउंडिंग्स में वो किस तरह से रहता है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, प्री वोकेशनल एंड मनी जैसे कॉन्सेप्ट में उसका बिहेवियर किस तरह से है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर की। ये हमने बात की स्किल बिहेवियर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब हमारे पास आता है प्रॉब्लम बिहेवियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए तो प्रॉब्लम बिहेवियर डिफाइंड एज दोज बिहेवियर हु इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट। ऑफकोर्स मैंने ऊपर पढ़ाया कि जो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड, उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इंजरीज टू सेल्फ एंड अदर्स विच इज़ इंटरफेयरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे, जिसमें से होता है इंजरीज टू सेल्फ, खुद को हार्म करना। और ऑफकोर्स ये सारी जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। मैं जो जो बोल रही हूँ अच्छे से सुनते हुए चलना। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, कि प्रॉब्लम बिहेवियर के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है वॉयलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। बच्चे का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है, गुस्से वाला है, ऐसा कह सकते हैं आप, जैसे कि टीयर बुक्स। कुछ बच्चे होते हैं जो बुक फाड़ देते हैं, तो उनका वॉयलेंट और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेम्पर टेंट्रम। इन बच्चों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये वो बच्चे होते हैं जैसे कि जो फ्लोर पे रोल करते रहते हैं, किसी के काबू में नहीं आता, ऐसा कह लो कि अपनी मन की एक्टिविटीज़ करते हैं, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेल्फ इंजरीज बिहेवियर, यानी कि जो बच्चे खुद को हार्म कर लेते हैं। हैंड बैंगिंग करते हैं, हैंड बैंगिंग होता है जो ऐसे 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 अपने सर को मारते हैं, तो वो खुद को हार्म करते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। सपोज़ हैंड्स को ऐसे ऐसे करना, या फिर हम उनसे कुछ बुलवा रहे हैं तो बोलना नहीं, अपने ही कुछ वर्ड्स को रिपीट करते रहना, तो उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट ऑड बिहेवियर, जो जिनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ऑड रहता है, जो बात करते हैं या फिर हंसते हैं अननेसेसरी, बिना कोई रीज़न के। आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, आप उनसे कोई बात कर रहे हो, बट वो हंसे जा रहे हैं, तो ये ऑड बिहेवियर के अंडर आता है। नेक्स्ट हाइपर एक्टिव बिहेवियर। ऑफकोर्स जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता है। सिर्फ अगर हमसे कोई एक्टिविटी रिपीटेडली करा रहे हैं तो उसमें वो बच्चा अटेंशन पे नहीं करेगा, उसे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक्टिव स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए। तो हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है जो एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता है। नेक्स्ट रेबिलियस बिहेवियर। ये वो बच्चे होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में ऐसे नहीं कहते ढीठ है, ये कौन से होते हैं, वो जो किसी भी बड़े की या फिर किसी भी इंसान की बात नहीं सुनते हैं, कोई भी कमांड को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें लिखा भी है रिफ्यूज़ टू ओबे कमांड, कमांड को फॉलो करने से मना कर देते हैं, अपनी मनमर्जी करेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ नहीं जाना तो वहीं जाना है, ये करो तो यही नहीं करेंगे, वो जो हम उन्हें कहेंगे वो काम वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंटी सोशल बिहेवियर, या आप इस तरह से याद कर सकते हो, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जैसे चोरी करते हैं जो, या फिर चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारे आते हैं एंटी सोशल बिहेवियर्स में। नेक्स्ट फियर, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, लोगों से डरने लग जाते हैं, एनिमल से डरने लग जाते हैं,
छोटी छोटी चीज़ों से डरने लग जाते हैं, इंसेक्ट से डरने लग जाते हैं, तो ये आता है हमारा फियर में, कि उस बच्चे को फियर बिहेवियर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम थोड़ा और पढ़े तो इन एडेप्टिव बिहेवियर पीपल राइज टू मीट चैलेंजेस इन डेली लाइफ। ऑफकोर्स कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को एडेप्ट कर रहा है, अपने बिहेवियर में चेंज कर रहा है, तो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन एडेप्टिव बिहेवियर पीपल राइज टू मीट चैलेंजेस इन डेली लाइफ। ऑफकोर्स अगर हम कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, तो भी हमें काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप कह लो, अगर आपने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, उससे पहले आपका कह लो ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, फिर आपको आदत थी 10 बजे उठने की, बट अब जॉब के चक्कर में आपको सुबह 6 बजे 7 बजे उठना पड़ रहा है, तो आपको कितनी परेशानी होगी उठने में, क्योंकि आपको आदत ही रात को लेट सोने की है, सुबह लेट उठने की है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। तो ऐसे अगर हम अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी परेशानी होती है अपनी डेली लाइफ में भी। Adaptive behavior is not just doing something you don't like to do, but it's facing challenges and finding ways to cope with needs to do things that you do not prefer. Adaptive behavior सिर्फ उसको नहीं कहा जाता कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप वो मत करो, नहीं। एडेप्टिव बिहेवियर उसको कहा जाता है कि कोई भी नई चीज़ करने के लिए, अपने डेली रूटीन में कुछ भी नया ऐड करने के लिए आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको हम एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो काम को करने के लिए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें करके देख रहे हैं, वो हमारा एडेप्टिव बिहेवियर कहलाता है। समटाइम्स वी फाइंड स्ट्रैटेजीज टू डील विद द थिंग्स वी डोंट वांट टू डू। ऑफकोर्स हम बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाते हैं, ऐसी ही स्ट्रैटेजीज हम फाइंड करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए जो हम करना नहीं चाहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट नॉट वॉन्ट टू गेट अप to that alarm to go to work, but you know if you do the reward will be paycheck. Of course आपका मन नहीं करता कि आप सुबह सुबह उठ के जाओ, मगर आपने अपने माइंड में ये बैठा लिया है कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को लास्ट में सैलरी मिलेगी, मेरे को एज अ रिवॉर्ड में पे चेक मिलेगा, तो इसलिए आप जाते हो। बट द पॉइंट इज यू फिगर आउट अ वे टू हेल्प योर सेल्फ थ्रू लाइफ हर्डल्स। बट किसी ना किसी तरह आप रास्ता ढूंढ लेते हो, सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो, उन्हें कैसे बिहेवियर में एडेप्ट करना है, अपनी सारी परेशानियों को सॉल्व करके आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हमारा 5.2 ख़त्म होता है, जिसमें हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में पढ़ा, एडेप्टिव बिहेवियर के बारे में जाना, उसके एग्जांपल्स देखे एंड सो ऑन। इसी के साथ हम आते हैं हमारे 5.3 पे, जिधर हमें पढ़ना है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पर्पस से, कि इसका पर्पस क्या है। To identify the variability of which behavior is function to discover cause effect। आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा बिहेवियर किस तरह से फंक्शन करता है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन को समझने के लिए, जो हमने स्किनर की थ्योरी में रिलेशन पढ़ा था, आपको याद हो तो इससे पहले वाले पेपर में पढ़ा था, आई थिंक पेपर नंबर 3 में, कि कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्स की, कि हमारा बिहेवियर का फंक्शन एनालिसिस क्यों किया जाता है। पहला अंडरस्टैंडिंग के लिए, देन ट्रीटमेंट के लिए एंड देन प्रिवेंशन के लिए। अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट इज़ अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर, इट्स कंटेक्स्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक प्रिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन होता है हमारे बिहेवियर का, जिसमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मेंशन किया जाता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द बिहेवियर एंड दोज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ताकि हम बिहेवियर को अच्छे से समझ सके और बिहेवियर को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं ये जान सके। द पर्पस ऑफ फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर टू डिटरमाइन विच कंटिजेंस मेंटेन एन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम बिहेवियर। ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स का पता लगा सके कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में क्या इशू है, क्यों है, किस लिए है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो हम शुरू करते हैं अप्रोचेस टू असेसमेंट से। पहला इनडायरेक्ट असेसमेंट होता है, दूसरा डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट होता है एंड लास्ट हमारा फंक्शनल, जिसे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। These approaches differ in terms of type of data collected and the extent to which environment events are merely observed or accurately manipulated during the course of assessment.
तो ये सारे अप्रोचेस डिफ़र करते हैं उन बेसिस पे कि हमारे पास किस तरह का डाटा है, बच्चे का पास्ट हिस्ट्री है नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स है नहीं है, अभी उसकी कंडीशन के बारे में हम क्या जानते हैं, उसमें क्या क्या हम चीज़ें कह लो सॉल्व कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम कौन सा अप्रोच अडेप्ट करना है ये हम सेलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं तो इनडायरेक्ट एंसडॉटल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसकी क्या रहती हैं। तो हम सबसे पहले उन सर्कमस्टांसिस पे फोकस करते हैं जो बच्चे का बिहेवियर होने का रीज़न होता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ऐसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने किसी बच्चे को डील किया होगा तो अपनी बॉडी टाइट कर लेते हैं, अपने हाथ टाइट कर लेते हैं। अगर हम उन्हें कोई भी चीज़ बार बार सिखाते रहते हैं, कोई भी चीज़ बार बार करवाते रहते हैं, सपोज स्पीच थेरेपी चल रही है, अगर हम उसको बार बार बुलवा रहे हैं कि बोलो मम्मा पापा पापा, तो काफ़ी बार बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे टाइट करता है हाथ या फिर बॉडी टाइट करता है। ये क्या होता है? ये होता है बिहेवियर। तो हमें सबसे पहले वो सर्कमस्टांसेस फाइंड करने होते हैं, उन पर फोकस करना होता है कि किन किन सर्कमस्टांसेस पे बच्चे का बिहेवियर शो हो रहा है। तो यही हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। बाकी और पॉइंट्स अगर हम देख लें, बहुत ही सिंपल है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेट रिकॉल डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, वर्बल रिपोर्ट जैसे इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग्स के। मेनली आपको ये देखना होता है कि हमें बच्चे का बिहेवियर किस किस केसेस में आ रहा है, वो उन सर्कमस्टांसेस पे फोकस करो, उसे रिकॉर्ड करो, पूरा सेशन आप लो, उसे ऑब्जर्व करो, एनालिस करो। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहती है ऑफ कोर्स, जैसे कि हाईली सब्जेक्टिव डाटा, गेसेस, काफ़ी ज़्यादा हम गेसेस करते हैं इसमें। पुअर रिएबिलिटी एंड क्वेश्चनेबल वैलिडिटी, इसकी रिएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। ट्रीटमेंट डेवलपमेंट ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहता है। सजेशंस क्या होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के? यूज़ अ प्रीमिलरी गाइड ओनली, यूज़ मल्टीपल रिलीवेंट इन्फॉर्मेंट्स, फॉलो अप एंड विथ फंक्शनल एनालिसिस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे। ऑफ कोर्स अगर आपने इंटर्नशिप की है, बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनके साथ डील किया है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मतलब कह लो लिमिटेशंस, पर्पस, ये सब हैंडिंग से ही आपके दिमाग में खुद ही पॉइंट्स स्ट्राइक कर रहे होंगे। बट हाँ, मैंने आपको पॉइंट्स दिखा दिए, नोट्स दिखा दिए हैं, ताकि आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज हो जाए कि आपको पेपर में किस तरह से लिखना है। आप वीडियो पॉज करके पॉइंट्स देख सकते हो, एक बार वापस पढ़ सकते हो। बाकी आपकी बेसिक नॉलेज इनफ है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा कह लो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनता भी नहीं है। आपकी जो नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ही नहीं। तो इसी के साथ हम आगे मूव करें तो हमारे पास आता है 5.4। 5.3 हमारा कंप्लीट हो गया है। 5.4 में हमें पढ़ना है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, कॉग्निशन एंड बिहेवियरल। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस मीन्स चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस किसे कहा जाता है? जब किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनिंग और अदर लर्निंग टेक्निक्स, किसी भी कंडीशन के चेंज होने की वजह से या फिर लर्निंग टेक्निक्स चेंज होने की वजह से। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम पढ़ते हैं, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। सबसे पहले बिहेवियर में कैसी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट रेडी करना, देन सिलेक्शन करना कि हमें किस एस्पेक्ट्स पे कैसे वर्क करना है, आइडेंटिफाई करना रिवॉर्ड्स को, रिकॉर्डिंग बेसलाइंस ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, सारे प्रॉब्लम जो भी बिहेवियर में प्रॉब्लम है उनकी बेसलाइंस को रिकॉर्ड करना, फंक्शनल एनालिसिस करना उन बिहेवियर्स का, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ऑफ कोर्स बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को डेवलप करो, उन्हें इम्प्लीमेंट करो ताकि बच्चे का जो भी बिहेवियर इशू है वो सॉल्व किया जा सके। इवेल्यूशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, उसके बाद हमने डेवलप कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद इवेल्यूएशन भी तो करेंगे कि बच्चे में कितना बिहेवियर इशू सॉल्व हुआ है, कितना उसमें फ़र्क पड़ा है, कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उन सभी चीज़ों का इवेल्यूएशन करना। तो ये हमारे स्टेप्स रहते हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है बिहेवियरल टेक्निक्स इन मैनेजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अब बिहेवियर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? पहला, चेंजिंग इन द एंटीसीडेंट्स। इसमें आते हैं हम कि कुछ चेंजेस करते हैं बच्चे की सराउंडिंग में या फिर लर्निंग इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से उसको वो बिहेवियर इशू हो रहा हो। क्या पता बच्चे को मिरर से हो रहा हो। काफ़ी कह लो कुछ कैबिन्स होते हैं जहाँ पे मिरर होता है एक वॉल पे,
तो क्या पता कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मिरर से उनका बिहेवियर इशू हो रहा हो, वो मिरर में देख के अलग अलग फेसेस बनाते हों, हाइपर हो जाते हों, तो हमें वो हटा देना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो शार्प चीज़ को देख के हाइपर हो जाते हैं, तो हमें वो हटा देना चाहिए। तो बच्चे को जिस जिस चीज़ से बिहेवियर इशू हो रहा है उन्हें चेंज कर देना चाहिए। दीज फैक्टर्स में इंक्लूड पर्टिकुलर सेटिंग्स, जैसे कि सिचुएशन, प्लेस, पर्सन, कुछ लोगों को देख के भी लोग हो जाते हैं हाइपर, टाइम हो, स्पेसिफिक डिमांड प्लेस्ड ऑन द चाइल्ड हो, टास्क डिफिकल्टी लेवल, हम कोई भी बच्चे से मुश्किल काम करवा रहे हो तो बच्चा पहचान जाता है मेरे को ये करना पड़ेगा, तो उसका बिहेवियर वैसे ही चेंज हो जाता है। मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो बाय द टीचर, या फिर टीचर कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहा हो इंस्ट्रक्शन का, या फिर सडन चेंज इन द रूटीन हो, उसके रूटीन में हम एकदम से कोई चेंज कर दें। जैसे कि बच्चों की क्या आदत होती है, उनकी एक थेरेपी हुई, फिर उन्हें भाई 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है दूसरी थेरेपी में जाने का, क्योंकि एक सेशन होता है 40 से 45 मिनट का। यानी कह लो बच्चा पौना घंटा बैठ के सुन रहा है या फिर पौना घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, पौना घंटा खुद को फिजिकली इन्वॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टीचर ट्रेनी, तो ऑफकोर्स बच्चा 5-10 मिनट का ब्रेक तो डिज़र्व करता है ना। तो उसका ये रूटीन होता है कि उसे थेरेपी करनी है, फिर उसे 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर थेरेपी होगी। तो बच्चे का ये रूटीन होता है। वहीं अगर हम उसके रूटीन में चेंज कर दें, उसको सारी सारी थेरेपीज एक साथ देने लग जाए, बिना ब्रेक के देने लग जाएं, या फिर जिनसे वो थेरेपी लेता है वो पर्सन चेंज करते रहे, तो भी उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। आगे हम देखें तो एक्सटिंक्शन इग्नोरिंग, यानी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, सपोज बच्चा डर रहा होता है कोई एक्टिविटी करने से, तो पेरेंट्स ऐसे दिखाते हैं कि मैं इसे नहीं सुन रहा या फिर मैं इसे नहीं देख रहा, ताकि बच्चा उसे करने की ज़्यादा कोशिश करे। ऑफकोर्स बच्चों को ऐसे कहेंगे अरे मेरा बच्चा गिर गया, अरे मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है, तो बच्चा नहीं सीख सकता है, क्योंकि किसी बच्चे के दर्द को कम करने के लिए थेरेपी के टाइम पे उसे दर्द देना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें बच्चे के कुछ बिहेवियर को इग्नोर करना चाहिए। अगर वो बोल रहा है मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ, तो हमें इग्नोर करना चाहिए, ताकि उसे पता चल जाए कि अभी मेरी कोई नहीं सुनेगा, अभी मेरी मम्मी नहीं सुनेगी, अभी मेरे को ये थेरेपी करानी ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इग्नोरिंग का भी एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। मीन्स रिमूवल ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स परमानेंटली फॉलोइंग अ प्रॉब्लम बिहेवियर, यानी कि बच्चे का ये बिहेवियर था। सपोज बच्चा कह लो, जब बच्चा नया नया स्कूल जाता है, छोटा बच्चा, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, बट उसे मम्मी छोड़ के ही आती है, ऐसे 3-4 दिन चलता है, फिर बच्चा चुप होकर स्कूल जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पहले रिपीटेटिव बिहेवियर था कि भाई मैं रोऊंगा, उसे लगता था मम्मी वापस ले जाएगी। एक आधे दिन क्या पता ऐसा हुआ भी हो कि शुरुआत में मम्मी ने सोचा हो कि नहीं मेरा बच्चा बहुत रो रहा है तो मैं इसे घर ले जाती हूँ, तो उसकी हैबिट भी तो बन सकती है ना। तो ऐसी अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो उसे कुछ टाइम बाद समझ आ जाएगा कि मेरे को स्कूल जाना ही जाना है, फिर उसका रोना अपने आप धीरे धीरे कम हो के बंद हो जाएगा। तो इग्नोरिंग भी काफ़ी अच्छा कह लो टेक्निक होता है, स्ट्रैटेजी होता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम टाइम आउट पे। इसमें होता है कि सपोज़ हमने बच्चे को आदत डाल दी कि हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, टॉय देंगे जब तुम स्कूल जाओगे, तो बच्चे को ये आदत हो जाएगी कि भाई मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए। तो उसमें भी बच्चे का बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियरल इशू आ जाता है कि फिर तो उसकी ज़िद बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि नहीं भाई मेरे को तो ये चाहिए ही, मैं गया था तो चाहिए। तो धीरे धीरे हमें रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम द रिवॉर्ड और द रिवॉर्ड फ्रॉम द चाइल्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हमें ये टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम एक टाइम लिमिट के बाद इस प्रैक्टिस को बंद कर दें। टाइप्स ऑफ टाइम आउट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला, रिमूव द चिल्ड्रन टू एन एरिया इन द क्लास, रिमूव द रिवॉर्डिंग मटीरियल एक्टिविटी मटीरियल्स, प्लेस द चाइल्ड आउटसाइड, हेड डाउन पोजीशन, शेड्यूल द चाइल्ड टू एन आइसोलेटेड रूम। तो ये सारे हमारे टाइम आउट के टाइप्स होते हैं कि बच्चे को हेड डाउन पोजीशन करा दो या फिर आइसोलेटेड रूम में भेज दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल रिस्ट्रेंट। फिजिकल रिस्ट्रेंट इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर सम टाइम फॉलोइंग अ प्रॉब्लम बिहेवियर। ऑफकोर्स हम बच्चे का फिजिकल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं अगर वो एक्सेसिव बिहेवियरल इशू शो कर रहा है। तो अब कैसे कि हमने बच्चों को स्पेसी रूम दे दिया, उसका बिहेवियर है वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, तो हमने उसकी ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट पे रोक टोक लगा दी। हमने उसे एक छोटे रूम में या फिर छोटे सेल में लेके गए, वहाँ उसकी थेरेपी की, वहाँ उसका सेशन लिया, ताकि उसका फिज़िकल मूवमेंट कम हो, जिससे थोड़ा वो कंट्रोल कर सके खुद को, थोड़ा काम डाउन हो एंड बिहेवियरल इशू थोड़ा सॉल्व हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पॉन्स कोस्ट। Another way of decreasing problem behavior in children is to take away the reward of the children has earned by performing specific good behaviors.
तो ये वाली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है पर्सनली मेरे को भी। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे ने सही बिहेवियर नहीं किया तो उसको जो हमने रिवॉर्ड दिया था या फिर उसके पास पीछे के कलेक्ट किए हुए जो जो रिवॉर्ड है अच्छा बिहेवियर करने पे वो वापस ले लो। जैसे वो गलत बिहेवियर करेगा उससे रिवॉर्ड वापस ले लो, जिससे उसको वह रिस्पॉन्स कॉस्ट, अगर उसने ऐसा रिस्पॉन्स किया तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी अपना रिवॉर्ड वापस देके। वहीं वो अच्छा बिहेवियर करे तो उसे रिवॉर्ड दे दो, ख़राब बिहेवियर करे तो रिवॉर्ड ले लो। ये रहता है इस टेक्निक में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास आता है ओवर करेक्शन, जिसे कहते हैं restitution. The use of this technique will only not decrease problem behavior in children but also teach appropriate way of behaving. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बच्चे को ऑफकोर्स बिहेवियर प्रॉब्लम तो सॉल्व होता ही है, साथ ही साथ बच्चे को सही से बिहेव करना भी सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने सपोज अपने बिहेवियर से पूरे रूम में चीज़ें इधर उधर कर दी, चीज़ें फेंक दी, तो बच्चे को कहा जाता है कि जैसा पहले था वैसा करके दो। तो बच्चे को पता चलता है कि मैंने बिहेव किया तो मेरे को उस पर करेक्शन करनी पड़ी है, जिससे उसे चीज़ों को वापस सेटल करना भी आ जाता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कि रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन। इसमें क्या रहता है, स्टूडेंट्स को करेक्ट करना होता है उन चीज़ों को, रिस्टोर करना होता है उन चीज़ों को जो उनके मिसबिहेवियर की वजह से हुआ है। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव ओवर करेक्शन। इसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना होता है एप्रोप्रिएट बिहेवियर को काफ़ी बार, जैसे कि उन्हें रिपीट कराया जाता है। बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें लिखवाया जाता है ना, मैं गुड बॉय हूँ, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मैं गुड बॉय हूँ, मैं ये गलती, मतलब हम उन्हें रिपीटेडली वो चीज़ करा रहे हैं अबेंडेड नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे उसको समझ आ जाए कि मैंने ऐसे किया तो मेरे को लिखना पड़ेगा बार बार, या फिर मेरे को ये टास्क बार बार करना पड़ेगा, जैसे कि उठक बैठक कह लो या फिर वट एवर। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल प्रैक्टिस ओवर करेक्शन एज ए स्टूडेंट रिपीटेड। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने जैसा बिहेवियर किया उससे अलग उससे चीज़ें कराई जाती हैं। नाइदर रेस्टिट्यूशन नॉर रिलेटेड टू द डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि उसका जैसा बिहेवियर है उस बिहेवियर से अलग उससे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि उसका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट हो एंड वो थोड़ा काम हो, बिहेवियर इशू सॉल्व हो। नेक्स्ट आता है फुल क्लीननेस। ऑफकोर्स बच्चे की वजह से पानी गिर गया या फिर उसने सब चीज़ें फैला दी, तो वही कि हम बच्चे को कहते हैं कि तुम क्लीन करो, एक्सेसिवली क्लीनिंग द रिजल्ट, जिससे बच्चा वो चीज़ बार बार रिपीटेडली ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेइंग डिसप्लेजर। इसमें क्या रहता है कि बच्चे की जो भी बिहेवियर रहता है उसको टीचर कहता है कि ये तो गंदा बच्चा है या फिर ये ऐसे करता है, ये दूसरों को मारता है, बच्चे को डिसप्लेजर फील करवाता है ताकि वो आगे से उसे ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ फियर, यानी कि बच्चा किसी से डरता है, जिस मैंने बताया ना कि फियर का भी एक बिहेवियर होता है, बच्चा डरता है इसलिए वो बिहेवियर इशू होता है उसमें, तो हम उसे जिस चीज़ों से डर लगता है वो हम ग्रेजुअली कम करते रहते हैं ताकि वो थोड़ा काम रहे। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स पे। डिफरेंशियल रिवॉर्ड फॉर अपोजिट बिहेवियर, अदर बिहेवियर, लो रेट बिहेवियर एंड अल्टरनेटिव बिहेवियर्स। जैसा जैसा बच्चा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे हम रिवॉर्ड देते जा रहे हैं। हमारे कहने मुताबिक कर रहा है तो अलग रिवॉर्ड दे रहे हैं, पूरा अच्छे से नहीं कर रहा है, लो रेट बिहेवियर है तो अलग रिवॉर्ड दे रहे हैं, अपोजिट बिहेवियर है तो हम अलग रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड हमेशा ये नहीं होता कि पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं जैसे जैसे उसका बिहेवियर रह रहा है। एंड लास्ट आता है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें हमें देखना है सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है, देन सेल्फ रिकॉर्डिंग टेक्निक, सेल्फ क्यूइंग टेक्निक, सेल्फ रिवॉर्ड टेक्निक्स, कॉरस्पॉन्डिंग टेक्निक्स, इन एंगर कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये सारी सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं वही बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक के बारे में। ये होता है इज़ अ टॉकिंग थेरेपी दैट वी कैन हेल्प यू मैनेज योर प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द वे यू थिंक एंड बिहेव। इसमें हम सीखते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस में चेंज करके, हमारे थिंकिंग और बिहेवियर में चेंज करके। ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिव थिंकर है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव है, लोगों के साथ डील करने के तरीका अच्छा है, तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे ही अगर कोई इंडिविजुअल को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकता है अगर अपनी थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज कर ले एंड अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाए। जैसे कि सपोज़ उसकी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई, तो उसने अपनी थिंकिंग में क्या चेंज किया कि लोगों को फॉरगिव करना सीखो। बिहेवियर में क्या चेंज किया कि अपने एंगर पे कंट्रोल किया। नेक्स्ट, थेरेपिस्ट और कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यूज CBT टेक्निक टू हेल्प इंडिविजुअल्स चैलेंज देयर पैटर्न्स एंड बिलीव्स एंड रिप्लेस
Error in thinking such as overgeneralizing, manufacturing negatives, minimizing positives with more realistic and effective thoughts, thus decreasing emotional distress and self-defeating behavior. जो प्रॉब्लम फेस करते हैं पैटर्न्स में, बिलीव्स में और रिप्लेस करते हैं उनकी थिंकिंग को किस में से किस में, अगर वो ओवर जनरलाइजिंग या फिर मैग्नीफाइंग नेगेटिव्स या फिर मिनिमाइजिंग पॉजिटिव्स, इन सारे बिहेवियर को वो रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं मोर रियलिस्टिक एंड अफेक्टिव थॉट्स में। अब उनके थॉट्स में चेंज आया, उनके बिहेवियर में चेंज आया, जिससे उनका इमोशनल डिस्ट्रेस कम हुआ एंड सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर भी कम हुआ। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ CBT डेट्स बैक टू द बिहेवियर थेरेपीज एंड देयर डेवलपमेंट इन। ये सारे इसके पास्ट के बारे में ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है कि CBT कब, कह लो कि कब डेवलप हुआ, किस सेंचुरी में डेवलप हुआ, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है। मेन आपको CBT के बारे में पता होना चाहिए। मेन आपको ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम सीधा आते हैं CBT के स्टेप्स पे। तो इसके 4 स्टेप्स रहते हैं। पहला, आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर, वही जो बिहेवियर इशू है, क्रिटिकल बिहेवियर, उसको आइडेंटिफाई करना। देन डिटरमाइन वेदर क्रिटिकल बिहेवियर आर एक्सेसिव और डिफिसिट, उसे डिटरमाइन करने की वो एक्सेस है या फिर डिफिसिट है। देन इवेल्युएट करना क्रिटिकल बिहेवियर को किन किन बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे एंड देन इंटेंसिटी के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी यानी किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ड्यूरेशन यानी कितने कितने टाइम में आ रहा है, इंटेंसिटी यानी माइल्ड लेवल पे आ रहा है या फिर सीवियर लेवल पे आ रहा है। स्टेप 4 होता है इफ़ एक्सेस अटेम्प्ट टू डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस लेवल पे आ रहा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने की, ड्यूरेशन को कम करने की एंड बिहेवियर की इंटेंसिटी को कम करने की। अगर वो कम ही है ऑलरेडी, इफ़ डिफिसिट है, तब अटेम्प्ट टू इंक्रीज बिहेवियर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके पॉजिटिव बिहेवियर को, सही बिहेवियर को इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट आते हैं हाउ CBT वर्क्स, कि जो CBT है वो वर्क कैसे करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स, फिजिकल सेंसेशंस एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। ये किस किस पे बेस्ड है, हमारे थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, फिजिकल सेंसेशंस पे एंड एक्शंस पे। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। दैट हैव नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स कैन ट्रैप यू इन अ विशियस साइकिल। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स होती है, ये हमें एक साइकिल में बांध देती है, इसलिए हमें हमारे थॉट्स पे, फीलिंग्स पे पूरा कंट्रोल रहना चाहिए। नेक्स्ट, इन CBT प्रॉब्लम्स आर ब्रेक डाउन इनटू 5 मेन एरियाज। CBT में जो है वो प्रॉब्लम्स को 5 मेन एरियाज में ब्रेक डाउन किया गया है। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं। पहला, सिचुएशन, कि सिचुएशन कैसी है, थॉट्स क्या आ रहे हैं, इमोशंस क्या हैं, फिजिकल फीलिंग क्या है एंड देन हमारे एक्शंस क्या हैं। तो ये 5 मेन एरियाज़ हैं जिसमें प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया गया है। CBT इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज 5 एरियाज बीइंग इंटरकनेक्टेड एंड अफेक्टिंग ईच अदर। CB का जो कॉन्सेप्ट है CBT का, वो बताता है कि ये जो 5 मेन एरियाज़ हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सपोज़ हमारे जो इमोशंस है, थॉट्स हैं, ऑफकोर्स हमारे एक्शन पे डिपेंड करेंगे। हम जो सोचते हैं, देखते हैं, वही हमारे एक्शंस में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, योर थॉट्स अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन ऑफ्टन अफेक्ट योर हाउ यू फील बोथ फिजिकली एंड इमोशनली एज वेल एज हाउ एक्ट इन रिस्पॉन्स। आप कैसे फील कर रहे हो, आपके कैसे थॉट्स हैं एक सिचुएशन को लेके, ये अफेक्ट डालता है कि अगर कह लो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ कि आप किसी पर्सन से कितना अटैच हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ये अफेक्ट डालता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं बोथ फिजिकली एंड इमोशनली उस पर्सन के लिए। एंड आप उसके साथ या फिर कोई भी कंडीशन होती है तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, आपका एक्शन क्या रहेगा, ये सब किस पे डिपेंड था, आपके थॉट्स पे, कि आप उस इंसान के लिए क्या सोचते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि CBT कैसे वर्क करता है, CBT का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग CBT सेशंस, यानी कि CBT सेशंस के टाइम पे क्या होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, इफ़ CBT इज़ रिकमेंडेड, अगर किसी को CBT रिकमेंड की गया है तो यू विल यूजुअली हैव अ सेशन विद द थेरेपिस्ट। आपको एक थेरेपिस्ट के थ्रू सेशन करवाया जाता है वंस अ वीक और वंस एवरी 2 वीक, हफ्ते में एक बार या फिर हर 2 हफ्ते में एक बार करवाया जाता है। द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली लास्ट्स, ये कोर्स कितने टाइम का रहता है,
between 5 and 20 sessions with each session lasting 30 to 60 minutes। इसमें होता है कि किस तरह की सीवियरिटी या फिर किस तरह के सीवियर बिहेवियर के लिए सेशन है, तो 5 से 20 सेशंस में वेरी करते हैं सेशंस, और एक सेशन आपका 30 से 60 मिनट का रहता है, यानी आधे या 1 घंटे का रहता है। ड्यूरिंग द सेशन, अब सेशन के टाइम पे क्या होता है, यू विल वर्क विद योर थेरेपिस्ट, आप थेरेपिस्ट के साथ मिलकर वर्क करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करने में और उनको सेपरेट करने में, यानी थेरेपिस्ट आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम को समझता है एज योर थॉट्स, फिजिकल फीलिंग्स एंड एक्शंस, इन सभी चीज़ों को अलग अलग टाइप में अलग अलग एस्पेक्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद यू एंड योर थेरेपिस्ट विल एनालाइज दिस एरिया टू वर्क, उसके बाद आप और आपका थेरेपिस्ट मिलके उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है जिन पे वर्क करना है। आप खुद भी तो बताओगे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब हो रही है, आपका थेरेपिस्ट भी बताएगा कि आपके ये इश्यूज़ हैं तो इस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो आप दोनों मिलके एनालाइज करते हो कि किन एरियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम, आफ्टर वर्किंग आउट वट यू कैन चेंज, योर थेरेपिस्ट विल आस्क यू टू प्रैक्टिस दीज चेंजेस। सब चीज़ों को वर्कआउट करने के बाद, सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस उस बिहेवियर में या फिर उस सिचुएशन में कर सकते हैं, और आपका थेरेपिस्ट फिर आपको सजेस्ट करता है कि आप वो चेंजेस को बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आप उन चेंजेस से यूज टू हो जाओ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है, दिस शुड हेल्प यू मैनेज योर प्रॉब्लम्स, ये हेल्प करता है हमारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में और स्टॉप हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम रहे, इस चीज़ में भी हेल्पफुल रहता है। तो यहीं पे हमारा 5.4 भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा CBT सेशंस के टाइम पे क्या क्या होता है, CBT कैसे वर्क करता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, एंड CBT क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह। अब हम मूव करते हैं हमारे 5.5 की तरफ। इसमें हमें पढ़ना है मॉडिफाइंग बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल बच्चों के मॉडिफाइंग बिहेवियर्स के बारे में इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम। इंक्लूसिव और स्पेशल क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे स्पेशल और नॉर्मल चिल्ड्रन साथ में पढ़ते हैं, और स्पेशल क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं। One of the biggest challenges parents face in managing difficult or defiant behavior on the part of children, whether they are refusing to put on their shoes or throwing full-blown tantrums, you can find yourself at a loss for an effective way to respond. अब पेरेंट्स सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कि वो शूज़ पहनने से मना कर रहे हैं कि मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं सॉक्स नहीं पहनूंगा, कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, थेरेपी के टाइम टैंट्रम्स दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो यही पेरेंट्स का चैलेंज रहता है। फॉर पेरेंट्स एट द विट्स एंड बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स इन प्रोवाइड अ रोड मैप टू कामर, और इन्हीं सब बिहेवियर को काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सही करने के लिए बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स पेरेंट्स के लिए गोल्डन रूल होता है। बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स से वो पेरेंट्स अपने बच्चों का बिहेवियर करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखें तो ABC's बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट एट होम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स अफेक्टिवली टू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। हमें प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को अच्छे से समझना चाहिए, उनमें हमें कैसे रिस्पॉन्ड देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, गलत बिहेवियर दिखा रहे हैं, इसके रिस्पॉन्ड में पेरेंट्स उन्हें मार रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ये भी एक गलत रिस्पॉन्ड हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चा इससे ढीठ बन सकता है। तो आप उस बच्चे के बिहेवियर इशू को किस तरह से समझ रहे हो और उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड दे रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू थिंक अबाउट वट कैम बिफोर इट एज वेल एज वट कम्स आफ्टर इट। हमें सोचना चाहिए कि इससे पहले क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, जिनके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इंसिडेंट्स, बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इंसिडेंट्स क्या होते हैं, प्रीसीडिंग फैक्टर्स दैट मेक अ बिहेवियर मोर और लेस लाइकली टू अकर। ये वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो बिहेवियर को ज़्यादा या फिर कम अकर होने में, कह लो कि परफॉर्म होने में अफेक्ट करते हैं। अनदर मोर फैमिलियर टर्म फॉर दिस इज ट्रिगर्स। बहुत ज़्यादा हम जिस टर्म को जानते हैं वो ट्रिगर होती है, जैसे कि बच्चे को एक बार ट्रिगर कर जाती है या फिर इस चीज़ से ट्रिगर होके बच्चा वो बिहेवियर करता है। लर्निंग एंड एंटिसिपेटिंग इंसिडेंट्स इज़ एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल फॉर प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर। अगर हम इन ट्रिगर पोजीशन को या फिर इन ट्रिगर पॉइंट्स को जान ले तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे के मिसबिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। क्यों?
क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बच्चा इस चीज़ से ट्रिगर होकर ऐसा मिसबिहेव करता है, तो हम उस ट्रिगर वाली चीज़ पे या तो बच्चे का बिहेवियर कंट्रोल कर पाएंगे या फिर वो कंडीशन अकर होने से रोक पाएंगे। नेक्स्ट बिहेवियर होता है जो हम स्पेसिफिक एक्शंस को ट्राई करते हैं, इंकरेज करते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं अकर होने के लिए, कि या तो ये चीज़ हो या तो ये चीज़ ना हो। कॉन्सिक्वेंसेज होता है द रिजल्ट दैट नेचुरली और लॉजिकली फॉलो अ बिहेवियर, वो रिजल्ट्स जो नेचुरली और लॉजिकली एक बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। अफेक्ट द लाइकलीहुड ऑफ द बिहेवियर रीअकरिंग, कि बिहेवियर किस तरह से रीअकर हो रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। एंड द मोर इमीडिएट द कॉन्सिक्वेंस द मोर पावरफुल, जितना इमीडिएट बच्चे का बिहेवियर है यानी कि जो कॉन्सिक्वेंस है वो उतना ही पावरफुल है। जैसे कि कोई डरावनी चीज़ बच्चे को सामने आई तो बच्चे का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा कि वो डर जाएगा। तो कह लो जितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा बच्चे के बिहेवियर में उतना इंस्टेंट, उतना जल्दी, उतना कह लो कि डीपली बिहेवियर चेंज आएगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन बिहेवियर्स। द फर्स्ट स्टेप इन अ गुड बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान इज टू आइडेंटिफाई टारगेट बिहेवियर। सबसे पहला स्टेप होता है बिहेवियर को टारगेट करना। दिस बिहेवियर शुड बी स्पेसिफिक, ये बिहेवियर स्पेसिफिक हो सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं या फिर मेजरेबल हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर पुअरली डिफाइंड बिहेवियर इज एक्टिंग अप और बीइंग गुड, एक इसका ये एग्जाम्पल है। अब कुछ जो बिहेवियर होता है उन्हें हम बैड और गुड में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि एक रूम में बेफालतू में यहाँ से वहाँ भागना, ये हमारे बैड बिहेवियर में आता है। यही हम अपने होमवर्क को एट द करेक्ट टाइम लेके बैठे हैं, करेक्ट टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारे गुड बिहेवियर में आता है। अब इसके बाद आगे देखें तो incidents come in many forms. Some prop up bad behavior, other are helpful that the tools help parents manage potential problematic behavior before they begin or boost some behavior, यानी कि ये काफ़ी फॉर्म्स में आता है जो या तो बच्चे के गुड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर बैड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कौन कौन से एंटीसीडेंट्स हमें अवॉइड करने चाहिए, यानी कि जो बच्चे के बैड बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही तो अवॉइड करेंगे। तो कौन कौन से? पहला, एज्यूमिंग एक्सपेक्टेशंस आर अंडरस्टूड। डोंट एज्यूम किड्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ऐसा मत एज्यूम करो कि बच्चा जानता है कि हमें बच्चे से क्या उम्मीद है। काफ़ी पेरेंट्स सोचते हैं हमें बच्चे से ये उम्मीद थी लेकिन बच्चा समझ नहीं रहा, जान नहीं रहा। अरे भाई, बच्चा नहीं जानता है कि अब उसके पेरेंट्स को उससे क्या क्या उम्मीदें हैं। स्पेल इट आउट, उसे बोलो कि बेटा हम चाहते हैं आप ऐसा करो, तभी तो वो बच्चा करेगा। डिमांड चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन व्हेन चाइल्ड आर अनश्योर ऑफ व्हाट दे आर सपोज टू डू बीइंग। जो पेरेंट्स की डिमांड होती है वो सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। दे आर मोर लाइकली टू मिसबिहेव, जिसका रिजल्ट होता है उसका मिसबिहेवियर। नेक्स्ट आता है कॉलिंग थिंग्स आउट फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि हम बच्चे को कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो काफ़ी डिस्टेंस से समझा रहे हैं। बच्चा वहाँ बैठा है, पेरेंट यहाँ है और यहीं से उसे चिल्ला के बता रहे हैं, तो ऑफकोर्स बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बच्चे से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे या फिर इंटरेक्ट करें तो फेस टू फेस करें, आमने सामने करें और एक एक्यूरेट डिस्टेंस पे करें, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस से अगर हम कोई भी चीज़ को बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर नहीं रहेंगी या फिर ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनिंग विदाउट वार्निंग, यानी कि बच्चा कोई भी गेम खेल रहा है और हमने उसे एकदम से रोक दिया। बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट बना हुआ है और हमने एकदम से उसे रोक दिया, एकदम से उसे उठा लिया वहाँ से, तो ऑफकोर्स ये भी बच्चे का बिहेवियर इशू होएगा। जैसे कि सपोज़ बच्चा खेल रहा है ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेल रहा है या फिर गेम खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, फुटबॉल खेल रहा है और हम एकदम से जाके उसको खींच के घर लिया है, तो ये बच्चे के बिहेवियर में चेंज आएगा। बिहेवियर ऑफकोर्स वो मिसबिहेव करेगा। इसलिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसे पहले से वार्न कर दे कि आपको 10 बजे या फिर 5 बजे या फिर विद इन 50 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, विद इन 60 मिनट्स घर पे आना है या अपना गेम ख़त्म करना है, या फिर ये टाइम लिमिट सेट कर दे, या फिर आप अपना होमवर्क करके जाओ, फिर इतनी मिनट का ब्रेक है तो ये करो। मतलब आप क्या हो कि बच्चे को पहले से वार्न कर दे किसी भी चीज़ में ट्रांजिशन लाने से पहले। ये नहीं उसे एकदम से उठा के चलो तो पढ़ाई कर, नहीं, पहले उसे बताओ ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, आस्किंग रैपिड फायर क्वेश्चंस और गिविंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम बच्चे से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स बच्चे को समझ ही क्या आएगा। हम बच्चे से लिमिटलेस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसे आंसर की उम्मीद रख रहे हैं,
तो वो कितना ही टास्क को रिमेंबर कर पाएगा, कितनी ही उसे चीज़ें समझ आएंगी और कितनी ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पहला, बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन से बच्चे को ही पहले अवेयर कर दो, जैसे कि कंसीडर एंड मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स, सारे इन्वायरमेंट और इमोशनल फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। हंगर, फैटीग, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शंस, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए चीज़ों को अवेयर करना चाहिए, बच्चे को अवेयर करना चाहिए कोई भी टास्क या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट करवाते हुए। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट को उस तरह से एडजस्ट करो जैसे बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि सपोज उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करो, उसे टॉयज़ दो खेलने के लिए या फिर वट एवर ही वॉन्टेड। नेक्स्ट, मेक एक्सपेक्टेशंस क्लियर, बच्चे को एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा एज्यूम मत करो बच्चे आपके एक्सपेक्टेशंस को पहले से जानते हैं, नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे को बताओगे तो ही बच्चा जान पाएगा। तो उन एक्सपेक्टेशंस को क्लियर रखो बच्चों से, उन्हें कहो। नेक्स्ट, प्रोवाइड काउंटडाउन फॉर ट्रांजिशंस, बच्चों को काउंटडाउन प्रोवाइड करो। मैंने बताया ना कि एकदम से नहीं बच्चे को इससे उस टास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं, पहले ही उन्हें काउंटडाउन यानी कि एक टाइम लिमिट दो कि आपको इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है, ताकि उनका मिसबिहेव ना हो, उन्हें पता हो कि मेरे को इस टास्क के बाद वो टास्क करना है 15-20 आधे घंटे के बाद, ठीक है। लेट्स किड्स हैव अ चॉइस, ऑफकोर्स उन्हें थोड़ी चॉइस भी प्रोवाइड करो। हम उन्हें पढ़ाने बैठे तो हम उन्हें शुरू में चॉइस तो देख सकते हैं कि आपको पहले हिंदी पढ़ना है या पहले मैथ पढ़ना है, तो बच्चा पढ़ेगा दोनों सब्जेक्ट, बट हमने उसे चॉइस दी जिससे वो खुद को थोड़ा सुपीरियर फील करेगा कि हाँ मेरे से पूछा जा रहा है, मेरी पसंद का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो पहले अपना पसंद का सब्जेक्ट पढ़ के बाद में दूसरा सब्जेक्ट भी करेगा। तो बच्चों को चॉइस भी प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो आता है क्रिएटिंग अफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, हमें अफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज को क्रिएट करना चाहिए। नॉट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज आर क्रिएटेड इक्वली, सारे कॉन्सिक्वेंसेज को इक्वली नहीं क्रिएट किया जाता, ऑफकोर्स सी बात है ये। सम आर एक्सीलेंट वे टू क्रिएट स्ट्रक्चर, कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, बच्चे को समझने में हेल्प करते हैं कि कौन सा एक्सेप्टेबल बिहेवियर और कौन सा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, यानी कि कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर सही नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज अवॉइड करने चाहिए। पहला, नेगेटिव अटेंशन, कि बच्चे को नेगेटिव अटेंशन नहीं देनी चाहिए, जैसे कि उसे डांटना, चिल्लाना, मारना। नेक्स्ट आता है डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज, कि हम बच्चे ने कोई गलती की उसके लिए कह लो कि हम अपना गुस्सा या फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट थोड़े टाइम बाद दे रहे हैं, कि जब वो गेम खेलने बैठा तब हमने वो वाली बात छेड़ दी कि नहीं तूने उस टाइम पैसे किया था इसलिए मैं इस टाइम पैसे कर रहा हूँ, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इमीडिएट उसे कॉन्सिक्वेंस मिलेगा तो उसे समझ आएगा कि मेरी इस गलती के लिए मेरे को ये पनिशमेंट मिली है। अब हम उसमें टाइम ब्रेक लगा देंगे बीच में तो बच्चे को नहीं समझ आएगा कि उस टाइम पर मेरा क्या बिहेवियर था, इतनी क्या गलती थी जो अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, डिसअप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कुछ टाइम पे पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन्हें कोई और चीज़ का टेंशन होता है और बच्चे की छोटी सी गलती पे वो सारा टेंशन उस बच्चे पे निकल जाता है, तो ये भी गलत है। हमने डिसअप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस था ये हमारा कि उन पेरेंट्स ने उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें क्या होता है कि बच्चा सपोज शूज़ नहीं पहन रहा है या फिर अपना कोई काम नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके खुद ही वो काम कर देते हैं कि ला मैं तेरे को शूज़ पहना दूँ, तो ये भी गलत है क्योंकि बच्चे को आदत हो जाएगी कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या फिर इस चीज़ में रोने लगूंगा तो मेरा काम सामने वाला कर देगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज पे, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हमें करने चाहिए। पहला, पॉजिटिव अटेंशन टू पॉजिटिव बिहेवियर्स, अगर बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो हमें पॉजिटिव अटेंशन देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए अगर बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो। नेक्स्ट, इग्नोरिंग एक्टिवली, जैसे कि बच्चे का कोई इस तरह से बिहेवियर है, ज़िद्दी वाला बिहेवियर कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए या फिर थेरेपी नहीं करानी है, तो उस चीज़ को इग्नोर करो। मैंने आपको ऊपर भी एक पॉइंट आया था ऐसा सही कुछ कि अगर बच्चे का कोई रिपीटेड बिहेवियर तो उसे इग्नोर करो ताकि वो बच्चा उसी चीज़ को बार बार करना बंद कर दे। नेक्स्ट आते हैं हम रिवॉर्ड मेन्यूज़ पे, अगर बच्चा अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे हमें रिवॉर्ड देना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रिवॉर्ड टेंजिबल वे में रहे, यानी कि सपोज चॉकलेट या फिर हम कोई टॉय दे रहे जो बच्चा देख सके, हाथ में ले सके, सिर्फ शाबाशी या फिर वेरी गुड बोलना ठीक है, रिवॉर्ड है, बट अगर बच्चे का बिहेवियर में आपको सेटिस्फैक्ट्री चेंज दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है, तो कोशिश करो कि उसे टेंजिबल रिवॉर्ड दो ताकि बच्चा और मोटिवेटेड, थोड़ा सुपीरियर फील करे एंड अपना वो पॉजिटिव बिहेवियर आगे तक मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट, टाइम आउट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस होता है
जो पेरेंट्स एडप्ट कर सकते हैं। बट साथ ही साथ ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपको इसमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है। आप बच्चे को टाइम लिमिट सिखा रहे हो तो आपको खुद भी तो उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। नेक्स्ट, बी क्लियर, हमेशा सारी चीज़ों को लेके क्लियर रहो ताकि बच्चे को पता हो कि उसका नेगेटिव बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, और वो गलत चीज़ों को रिपीटेडली परफॉर्म ना करे। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट, रैंडमली एडमिनिस्ट्रेटिंग टाइम आउट व्हेन यू आर, मतलब अगर आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो या फिर आप खुद ही थक गए हो तो ऐसा नहीं कि आप बच्चे की एक्टिविटी जल्दी खत्म कर दोगे, नहीं, हर चीज़ को लेके कॉन्स्टेंट रहो। अगर सपोज बच्चे की थेरेपीज भी चल रही है ना, तो उनको लेके भी कॉन्स्टेंट रहो, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से नहीं कि आप खुद थके हुए हो, खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, तो फिर आप बच्चे को तो कैसे ही टाइम आउट के अकॉर्डिंग हैंडल करोगे। नेक्स्ट, सेट रूल्स एंड फॉलो देम, रूल्स को सेट करो कि इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम पढ़ाई करनी है, खाना खाते टाइम फ़ोन नहीं देखना है, एंड बच्चे के सामने खुद भी उन रूल्स को फॉलो करो। तो रूल्स को सेट करने के साथ साथ फॉलो करो बच्चे के साथ साथ, ताकि बच्चे को पता रहे, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती है बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर को एनहेंस करने में। नेक्स्ट आते हैं हम रिटर्न टू द टास्क। If timeout was issued for not complying with the task, once ends with the child should be instructed to complete the original task. This way kids won't begin to timeout sees an escape strategy. तो इसमें हमें क्या देखना है, अगर बच्चे ने टाइम पे काम, सपोज हमने बच्चे को कहा कि आपके पास 30 मिनट्स हैं, आपको अपना मैथ का होमवर्क पूरा करना है, तो अगर बच्चा उन 30 मिनट ऐसा सोच रहा है कि वो 30 मिनट्स फटाफट ख़त्म हो जाए ताकि मेरे को अपना काम ना करना पड़े, तो अगर बच्चा वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वो काम शुरू से दो, और बेशक थोड़ा टाइम कम करके दो ताकि वो टाइम आउट होने का वेट ना करे काम से बचने के लिए। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। आगे, बाय ब्रिंगिंग प्रैक्टिकल बिहेवियर टूल्स मैनेजमेंट एट होम, पेरेंट्स मेक इट मच मोर पीसफुल प्लेस टू बी। अगर वो सारे टूल्स को या फिर स्ट्रैटेजीज को समझ लेते हैं और घर पे भी परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी पीसफुल प्लेस हो सकता है चीज़ों को करवाने का। क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू चेंज देयर बिहेवियर। क्लासरूम का किस तरह से मैनेजमेंट है ये काफ़ी अफेक्ट करता है कि किस तरह से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। हाउएवर, बिफोर एंड ड्यूरिंग एनी चेंज प्रोसेसेस द फॉलोइंग एथिकल मस्ट बी कंसीडर्ड। बिहेवियर में चेंजेस लाने से पहले और चेंजेस लाने के टाइम पे कुछ एथिकल इश्यूज कंसीडर करने चाहिए। अब वो एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। एथिकल डिसीजन स्क्रीन्स में थिंकिंग अबाउट चेंजिंग बिहेवियर, पहला आता है हमारे पास मॉडल एप्रोप्रिएट लीडरशिप। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट मस्ट सी द एजुकेटर्स बिहेवियर एज पॉजिटिव। टू डू दिस द एजुकेटर मस्ट डेवलप अ रिलेशनशिप विद जेन्युइन केयरिंग ट्रस्ट रिस्पेक्ट विद द चाइल्ड। अब जो स्टूडेंट है वो एक टीचर के बिहेवियर को पॉजिटिव वे में देखेगा तो ही तो उनकी बात सुनेगा। और ये कैसे कंडक्ट किया जा सकता है कि बच्चा एक टीचर के बिहेवियर को पॉजिटिव वे में देखे, जब वो टीचर उस बच्चे को जेन्युइन केयर दे, जेन्युइन लव दे, जेन्युइनली उससे रिस्पेक्ट करे। द चिल्ड्रन विल देन मॉडल हिज बिहेवियर आफ्टर द एजुकेटर्स बिहेवियर। अगर इसी तरह से एक एजुकेटर चाइल्ड से अच्छे से बिहेव करेगा तो फिर वो चाइल्ड उस एजुकेटर को अपना एज अ मॉडल देखेगा और उसके बिहेवियर को कॉपी करने का कोशिश करेगा जो उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद डिसिप्लिन रहोगे तो बच्चा आपको देख के खुद के रूटीन में भी डिसिप्लिन लाएगा जो ऑफकोर्स उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाएगा। मीन्स चाइल्ड मस्ट हैव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन स्कूल। बच्चे का स्कूल में पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यूजुअली पॉजिटिव इफ विद इन द स्कूल डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द चाइल्ड एंड हैज़ मीनिंगफुल फॉर द चाइल्ड। अगर बच्चे का स्कूल में पॉजिटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट के टाइम पे, तो ऑफकोर्स बच्चा उस चीज़ से सीखेगा और उसका एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट रहेगा उसकी लाइफ में। नेक्स्ट, शो एम्पैथी। द एजुकेटर नीड टू कंसीडर चाइल्ड्स प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली टू डील विद दैम। ऑफकोर्स जो स्पेशल एजुकेटर है उसे बच्चे की प्रॉब्लम को कंसीडर करना चाहिए, उनके साथ डील करना चाहिए, एंड अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई एक्सपेक्टेशंस। टीचर मस्ट कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन विद देयर बिलीव्स इन द चाइल्ड्स एबिलिटी एंड डिमांड्स। ऑफकोर्स जो टीचर ट्रेनिंग को या फिर पेरेंट्स को बच्चे से, मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चे को बतानी चाहिए ताकि उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बच्चा भी अपना 100% दे। नेक्स्ट, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू फंक्शन। बच्चे को हमें फ्रीडम और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे, अपने टास्क परफॉर्म करे, खुद को सुपीरियर फील करेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। अगर हम उसको 100% कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स बच्चा भी एक पॉइंट पे जाके फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, तो उसको थोड़ा इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए हमें अलाउ करना चाहिए।
एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रिंसिपल 2 नॉर्मलाइजेशन, द चाइल्ड मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन इन एज नॉर्मल एंड इन्वायरमेंट एज पॉसिबल। हमें बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो एक इन्वायरमेंट में नॉर्मल बिहेव करे, जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा हाइपर बिहेव ना करे, ज़्यादा मतलब गुमसुम भी बिहेव ना करे, एक नॉर्मल बिहेवियर रखे अपना इन्वायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग में। तो यही सारे हमारे पॉइंट्स थे। इसी के साथ हमारा 5.5 भी कंप्लीट होता है एंड यहीं पे हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है, जिसके साथ हमारा कोर्स नंबर 4 डन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा कोर्स नंबर 5। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।